पूजा विला में काफ़ी चहल पहल और खुशी का माहौल है। सभी एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेडी हो चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबने एंगेजमेंट थीम के हिसाब से वियर किया है। जहाँ सभी जेंट्स सूट पहने बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो वहीं घर की सभी लेडीज़ ने पीच कलर की साड़ी पहनी है। सीमा ने भी पीच कलर का लॉन्ग ड्रेस पहना है और काव्यांश, वो तो आज सूट पहने बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। जहाँ विकास जी हमेशा की तरह आज फिर गायत्री जी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं आरती जी को देखकर राघव जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। माधुरी और सतीश मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे फेवरेट विवेक और चांदनी, उन्हें तो आजकल एक दूसरे के अलावा किसी और का ख्याल ही नहीं है। विवेक के कमरे में चांदनी मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही है। अब हटिए, देर हो जाएगी, उसने विवेक को हल्का धक्का देकर कहा, जो उसकी कमर को कस के पकड़ा हुआ था। विवेक शरारत से बोला, क्यों ना हम घर पर ही रुक जाएं। चांदनी उसकी बातें अच्छे से समझ रही थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, आपको घर पर क्यों रुकना है? ऐसा क्या करेंगे आप? क्या तुम नहीं जानती? विवेक ने शरारत से कहा। यह सुनकर चांदनी ने शर्माते हुए नामे से हिलाया। विवेक फिर से उसके करीब आते हुए बोला, अभी बताता हूँ, यहाँ रुककर हम क्या करेंगे। वो चांदनी को पकड़ पाता कि उससे पहले वो भागकर कमरे से बाहर चली गई। विवेक ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आई जस्ट लव हर। फिर वो भी नीचे हॉल की तरफ आ गए। हॉल में सभी लोग मौजूद हैं और एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। रेयान, वो तो आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। उसके चेहरे में चमक साफ दिखाई दे रही है और होनी भी चाहिए। उसके लिए आज का दिन बहुत खास जो है। फिर कुछ ही देर में सभी विलास से वेन्यू की तरफ बढ़ गए। वेन्यू में सभी पार्टी के लिए पहुंच चुके हैं, जो एक आलीशान 5 स्टार होटल है। सारा हॉल लाइट से जगमगा रहा था। हर तरफ फूलों की सजावट, चारों ओर मुस्कुराते हुए मेहमानों की भीड़ माहौल को और ज़्यादा शानदार बना रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। हल्का सा म्यूजिक और एक थोड़ी चहल पहल के साथ नैना और रियान की एंगेजमेंट का प्रोग्राम शुरू हुआ। रियान गहरे ब्लू रंग के सूट में तैयार था। उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक से उसके दिल का हाल साफ पता लग रहा था और उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। आखिरकार रियान का इंतजार खत्म हुआ और नैना सामने से आती दिखाई दी। नैना ने पीच कलर का खूबसूरत लहंगा पहना था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था और हर कदम के साथ उसकी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। सभी की नज़रें उस पर थीं, लेकिन नैना की नज़रें सिर्फ रियान पर टिकी थीं और वो अपने कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। रियान की नज़रें नैना पर जम गईं। जैसे जैसे नैना उसके करीब आ रही थी, उसके साथ ही रियान की धड़कनें बढ़ रही थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और स्टेज पर पहुंच गए। उसी के साथ चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। यू लुक गॉर्जियस, रियान ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। नैना ने मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और फिर रियान को भी कॉम्प्लीमेंट किया। कुछ ही पलों में एंगेजमेंट की रस्में शुरू हुई। रियान और नैना दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए अंगूठी पहनाई। फिर उन पर फूलों की बारिश होने लगी और हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जिनमें सिर्फ खुशी की झलक थी। उस पल में एक अलग सी कशिश थी, जो वो दोनों महसूस कर रहे थे। सभी गेस्ट्स ने रियान और नैना को कांग्रेट्स कहा। फिर फोटोग्राफर्स ने इस खुशी के पल को कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। सभी ने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए रियान और नैना के साथ पिक्स क्लिक करवाई। नैना के पेरेंट्स और रियान के पेरेंट्स एक दूसरे को गले मिलते हुए बधाई दे रहे हैं। विकास जी अपनी बहन के लिए बहुत खुश हैं, तो वहीं गायत्री जी जानवी जी के साथ अपनी सारी गलतफहमी मिटाकर एक नई दोस्ती की शुरुआत कर रही हैं। दूसरी तरफ चांदनी विवेक के बगल में खड़ी होकर स्टेज की तरफ देख रही थी। उसकी नज़रें कभी नैना पर तो कभी रियान पर थीं। दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना, उसने चहकते हुए कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारी एंगेजमेंट में हम खुश नहीं थे। विवेक की बात पर चांदनी मुंह बनाकर बोली, हमारी एंगेजमेंट ही कहाँ हुई थी मिस्टर वाट? विवेक हैरानी से बोला, इसका मतलब मुझे तुमसे शादी करने की इतनी जल्दी थी ना? मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, ना हम कभी डेट पर गए, बल्कि हमारी तो एंगेजमेंट तक नहीं हुई। यह बोलकर उसने अपना माथा पकड़ लिया। विवेक की बात पर चांदनी खिलखिलाते हुए हंसने लगी और बोली, अब समझ आया आप कितने ज़्यादा गुस्सैल और खड़ूस थे। लेकिन इस बात पर विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि किसी सोच में पड़ गया। फिर अचानक बोला, तो ठीक है, हम भी इंगेजमेंट करेंगे। इस बात पर चांदनी अपनी बहुएं सिकोड़कर बोली, क्या एंगेजमेंट? हाँ, तुमने कहा ना कि ऐसा नहीं हुआ था,
तो हम वो सब करेंगे जो तब नहीं कर पाए थे, और इस बार सब तुम्हारे हिसाब से होगा। इस बात पर चांदनी मुस्कुराने लगी। तभी निखिल वहां आया। उसे देख चांदनी बोली, क्या बात है भाई, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। चांदनी की बात पर निखिल तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन विवेक उसका मुंह बन गया। उसने कहा, तुमने मुझे तो नहीं कहा मैं अच्छा लग रहा हूँ। यह सुनकर निखिल शरारत से बोला, अब तुम मुझसे ज्यादा अच्छा थोड़ी लग रहा होगा, क्यों चांदनी। उसकी बात पर जहाँ चांदनी हंसने लगी, वहीं विवेक को गुस्सा आने लगा। अपने हस्बैंड की बजाय तुम्हें यह निखिल ज्यादा पसंद आ रहा है, विवेक ने नाराज होकर कहा। चांदनी मुस्कुराई और विवेक के कान में बोली, वो तो भाई हैं, इसलिए बोलना पड़ा। लेकिन इस बात पर भी विवेक कन्विंस नहीं हुआ। चांदनी फिर बोली, आपसे ज्यादा हैंडसम तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है पतिदेव। यह बात सुनकर तो विवेक विलस करने लगा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इधर स्टेज पर एंगेजमेंट की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। फिर रियान और नैना डांस फ्लोर पर आए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और म्यूजिक के साथ अपनी बॉडी मूव करते हुए मुस्कुराने लगे। दोनों के चेहरों की खुशी साफ झलक रही है। जहाँ नैना की आंखों में रियान अपने लिए जज्बात देख रहा था, तो वहीं रियान की आंखें भी नैना को अपने लिए बेशुमार प्यार का एहसास करा रही थी। हल्का म्यूजिक प्ले हो रहा था और पार्टी जोरों शोरों पर थी। सभी अपने पार्टनर्स के साथ बिजी थे। कुछ डांस फ्लोर पर हैं और कुछ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह कुछ वक्त और बीता। पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सब विला जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रियान नैना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, इसलिए वो अभी यहीं रुकना चाहता है। किसी को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, इसलिए सभी विला चले गए। तो नैना के पेरेंट्स अपने घर वापस चले गए। सबके जाने के बाद रियान और नैना पार्टी हॉल के टेरिस पर आ गए। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बहुत खुश हैं कि रियान ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू। इस बात पर नैना ने कहा, आई लव यू टू। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे के करीब आए और रियान ने नैना को अपने और करीब किया, फिर उसके होठों को चूम लिया। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे और इस किस के जरिए अपना प्यार साबित करना चाहते थे। नैना और रियान दोनों ने कुछ वक्त ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बिताया। फिर रियान नैना को उसके घर लेकर गया और खुद वापस विला आ गया। अगले दिन आज सुबह नाश्ते की टेबल पर फिर बहुत चहल पहल है, क्योंकि राघव जी अपने कमरे में है। सबके होठों पर बस कल की पार्टी के ही चर्चे हैं, लेकिन रियान, वो तो अब तक नैना के ख्यालों में खोया हुआ है। ये बात वहाँ बैठे सभी लोग महसूस कर रहे हैं। कैसे रियान खुद में मुस्कुरा रहा है। सीमा हंसते हुए बोली, भाई लगता है आपको अभी भी नैना भाभी ही नजर आ रही हैं। उसकी बात पर रियान ने उसे घूर कर देखा तो वो चुपचाप खाना खाने लगी। तभी तेज कदमों से राघव जी कमरे से बाहर आते हुए नजर आए। उन्हें देख माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तभी आरती जी ने देखा कि एक सर्वेंट राघव जी के कमरे से उनका बैग भी लेकर आ रहा था। तो उन्होंने पूछा, क्या आप अभी जा रहे हैं। आरती जी की बात पर राघव जी ने बिना किसी भाव के बस हाँ कहा। ये देख विकास जी ने कहा, राघव कुछ टाइम और रुक जाते। राघव जी ने रूखे शब्दों में फिर कहा, मेरे पास और भी बहुत काम है, मुझे बिजनेस को संभालना है, उसके लिए मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। यह सुनकर रियान गुस्से से लाल हो गया, तो आरती जी ने उसका हाथ पकड़ा और चुप होने का इशारा किया। विकास जी समझाते बोले, राघव बच्चों को क्या करना है उनकी मर्जी होनी चाहिए। यह सुनकर राघव जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं सतीश और विवेक ने उनके बिजनेस को किस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन उन्हें रियान से कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसने अपने डैड का बिजनेस संभालना ही नहीं चाहा। कुछ देर में राघव जी जाने के लिए रेडी हैं। सभी बच्चों ने उनके पैर छुए। फिर वो विकास जी और सतीश के साथ एयरपोर्ट को निकल गए। सीमा के कुछ एग्जाम अभी बाकी हैं, इसलिए वो भी उनके साथ वापस चली गई। गायत्री जी और आरती जी दोनों एनजीओ गई हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ काम है। और फिर उन्हें रियान और नैना की शादी के लिए भी पंडित जी से बात करनी है, इसलिए दोनों साथ में निकल गईं। चांदनी हमेशा की तरह माधुरी के कमरे में है और काव्यांश के साथ खेल रही है। विवेक स्टडी में है। उसने पिछले 2 दिन से अपनी मेडिसिन नहीं ली है, जिस वजह से उसके सिर में दर्द तो नहीं है, लेकिन उसका इस तरह दवाई छोड़ना भी उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। उसने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहा था, लेकिन उस वक्त वो इंडिया से बाहर था। इस वजह से विवेक की डॉक्टर से दवाई को लेकर कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। रियान अपने शो के लिए निखिल के पास गया हुआ है और दोनों आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। नैना रियान से मिलने वहाँ आती रहती है। हालांकि ये बात निखिल को पसंद तो नहीं आई, लेकिन वो करता भी क्या। नैना पूरा टाइम रियान के साथ रहती थी।
जब रियान रिहर्सल नहीं करता था तब वो उसी के साथ रहता था। दोनों अपना बेस्ट टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी तरह 3 दिन निकल गए और वो दिन आ गया जिसका निखिल को बेसब्री से इंतजार था। उसके फैशन शो का दिन। आरती जी भी राघव जी के साथ वापस जा रही थी, लेकिन इसी शो के लिए वो यहाँ रुक गई। 3 दिन बाद शाम का वक्त, सभी शो के लिए निकल रहे हैं। घर पर विकास जी के साथ विवेक, सतीश और माधुरी हैं। गायत्री जी को भी शो कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन आरती जी के कहने पर उन्हें यहाँ आना पड़ा। वेन्यू में फैशन शो का माहौल बहुत शानदार था। रंग बिरंगी लाइट्स, हाई एनर्जी म्यूजिक के साथ कुछ ही पलों में फैशन शो शुरू होने वाला था। सामने की तरफ बैठे बड़े फैशन डिजाइनर्स, मीडिया के लोग और कुछ सेलिब्रिटीज लगातार बातचीत और हंसी मजाक में मशगूल थे। बैक स्टेज पर भी काफ़ी चहल पहल है। मॉडल्स अपने अपने आउटफिट्स में तैयार हो रही थे। कुछ आखिरी मिनट की टचअप्स और फाइनल इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। रियान, जो इस शो का लीड मॉडल था, अपने ड्रेसिंग रूम में तैयार होकर रनवे पर जाने के लिए तैयार था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस और आंखों में चमक थी। वो जानता था कि यह शो कितना इम्पोर्टेंट है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि सब अच्छे से हो। निखिल रियान से फाइनल डिस्कशन कर रहा था कि तभी नैना भी वहाँ आई। उसे देखते ही रियान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं निखिल ने गुस्से से कहा, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो? शो किसी भी वक्त शुरू होने वाला है। एटलीस्ट आज के दिन तो रियान को डिस्टर्ब मत करो। हे निखिल, रिलैक्स, रियान ने समझाया और नैना को साइड में लेकर आया। सॉरी, बस तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहने आई थी, नैना ने रियान से गले मिलते हुए कहा। वो मुस्कुराया और फिर नैना वहां से चली गई। बाहर बैठी आरती जी भी रियान से मिलना चाहती थी, लेकिन बैक स्टेज पर काफ़ी सारी तैयारी चल रही थी, इसलिए उन्हें मना कर दिया गया था। नैना के बारे में अब तक सबको पता चल चुका था, क्योंकि वो रोज़ ही यहाँ आ रही थी, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। दूसरी तरफ चांदनी स्टेज के सामने बैठी काफ़ी बोर हो रही है, क्योंकि विवेक यहाँ नहीं है। बिहान हमेशा की तरह माई के साथ बिजी है। आरती जी और गायत्री जी भी आपस में कुछ बात कर रही थी। चांदनी ने विवेक को कॉल किया, लेकिन उसने पिक नहीं किया। फिर उसने एक वॉइस एसएमएस भेजा और सोचा वो रिप्लाई करेगा, लेकिन उसने तभी कोई जवाब नहीं दिया। विवेक का जवाब न पाकर चांदनी उदास होकर वहीं स्टेज को देखने लगी। वो अपनी सोच में थी कि तभी वहां नैना आई। हे, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, चांदनी ने कहा। नैना ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? विवेक नहीं आया क्या? उसके चेहरे पर फिर एक सातिर मुस्कान थी। वो उनका मन नहीं था, चांदनी ने कहा। इस पर नैना मुस्कुराते हुए बोली, शायद विवेक का तुम्हारे साथ आने का मन नहीं था, वरना निखिल के शो में विवेक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बोलकर वो हंसने लगी। चांदनी उठकर दूसरी सीट पर जाने लगी। तभी नैना ने उसे रोका। यार चांदनी, तुम तो मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नैना की बात पर चांदनी ने उसे एक नज़र देखा तो वो फिर बोली, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? मैं बस मजाक कर रही थी। यह सुनकर चांदनी ने बस नर्वस होकर नामे से रिलाया। आरती जी की नज़र जैसे ही नैना पर पड़ी तो बहुत खुश हो गई, लेकिन चांदनी को देख उनका मुंह फिर बन गया। उन्होंने नैना को अपने पास बुलाया और वो जाकर उनके पास बैठ गई। नैना ने गायत्री जी से पूछा, मम विवेक नहीं आया क्या? गायत्री जी ने थोड़ा परेशान होकर कहा, कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात पर नैना बोली, क्यों? आपकी बहू विवेक का ध्यान नहीं रखती क्या? गायत्री जी कुछ कहती कि आरती जी बोले, उसका ध्यान कहाँ रहता है, मुझे अच्छे से पता है। यह सुनकर गायत्री जी थोड़ी नाराज होकर बोली, दीदी क्या बोल रही हो? आरती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सच बोल रही हूँ भाभी। इसी बीच लाइट्स हल्की होने लगी और फिर साउंड ट्रैक की धुन के साथ शो शुरू हुआ। हर किसी की निगाहें स्टेज पर टिकी थी और जैसे ही रनवे पर मॉडल्स की ग्लैमरस एंट्री हुई, दर्शकों में बैठे सभी लोग खुशी से जोर से तालियां बजाने लगे। निखिल बैक स्टेज से सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने अपने असिस्टेंट लक्ष्य को ऑर्डर देते हुए कहा, अगली लाइनअप तैयार रखो। ध्यान रहे एंट्री फ्लो में होनी चाहिए। उसकी नज़रें रनवे पर टिकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस भी थी। हर किसी की निगाहें मंच पर टिकी थी कि तभी नैना को एक कॉल आया और वो उठकर साइड में चली गई। हाँ कहो, नैना की बात पर दूसरी साइड से किसी ने कहा, मैम हमारी तैयारी पूरी है, कुछ देर में आपका काम हो जाएगा। नैना ने हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। उसने एक नज़र चांदनी को देखा और खुद से बोली, अब मेरे इस बार से तुम खुद को कैसे बचा पाओगी चांदनी?
उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सातिर भाव था। आहूजा मिला। विवेक अपने कमरे में है और वो कुछ बेचैन सा है क्योंकि उसे बार बार चांदनी का ही ख्याल आ रहा है। चांदनी से बात करने के लिए जैसे उसने अपना फ़ोन उठाया तो देखा उसमें पहले से ही चांदनी के कई कॉल्स और एसएमएस थे। फ़ोन में एक वॉइस एसएमएस भी था, आई मिस यू पतिदेव। जैसे ही विवेक ने वो सुना उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मेरी जान, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, विवेक ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। फिर उसने कुछ देर अपना फ़ोन देखा और रेडी होकर बाहर चला गया। फैशन शो में नैना वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी, मानो वो अपने किसी नए प्लान को अंजाम देने वाली है। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट हुआ, लेट्स वेलकम रियान, द स्टार ऑफ इवनिंग। अचानक लाइट्स ऑफ हुई और फिर ऑन हुई और रियान ने रनवे पर शानदार एंट्री की। उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। सबकी नज़रें उस पर टिकी थीं और हर कोई उसके स्टाइल और ग्रेस की तारीफ कर रहा था। फ्रंट रो में बैठी आरती जी और नैना उसे देख मुस्कुरा रही थीं। वो दोनों रियान की तारीफ कर रही थीं। रियान ने भी एक नज़र नैना को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। फैशन शो अपने पूरे स्वभाव पर था। लाइट्स की चमक, हार्ड साउंड पर बजता म्यूजिक और रनवे पर कैटवॉक करती हुई ग्लैमरस मॉडल्स स्टेज पर अपने जलवे बिखेर रही थीं। रियान स्टेज से लौटते हुए बैक स्टेज वापस आया तो निखिल ने उसे थम्स अप किया। रियान ने हल्की मुस्कान के साथ अपने कदम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा दिए। बैक स्टेज पर अब अगली लाइनअप तैयार हो चुकी है और उससे पहले रियान की दोबारा एंट्री हुई। स्टेज पर खड़ी सभी मॉडल्स और दर्शकों में बैठे लोग जोरदार तालियां बजा रहे थे। तभी निखिल भी स्टेज पर आया और सबने तालियों के साथ उसका वेलकम किया। वो शो से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था और स्क्रीन पर रियान की पिक्चर शो होने लगी। चांदनी जो खुशी से स्टेज पर खड़े निखिल को देख रही थी, उसने किसी की नज़रें खुद पर महसूस की। ये और कोई नहीं, नैना थी, जो अजीब नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था जो चांदनी को बेचैन कर रहा था। हे भगवान, ये नैना मेरी समझ से बाहर है, चांदनी ने खुद से कहा और फिर से अपनी नज़रें स्टेज पर गड़ा दी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि नैना उसे इस तरह से क्यों देख रही थी, मानो कुछ छुपा रही है। तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो गई। स्टेज पर खड़े लोग और ऑडियंस में बैठे सभी थोड़ा कंफ्यूज थे कि ये क्या हुआ। निखिल ने तुरंत किसी को आवाज़ लगाई पूछने के लिए कि लाइट्स ऑफ क्यों हो गई। कोई कुछ समझ पाता कि तभी शो के बीच में ही स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होने लगी। उसे देख वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। निखिल ने पलटकर स्क्रीन को देखा और उसका दिमाग घूम गया। फिर उसने सामने खड़े रियान को देखा, जो खुद बहुत हैरानी से स्क्रीन को देख रहा था। ऑडियंस में बैठी आरती जी और गायत्री जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फैशन शो का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। स्टेज पर चमक दमक थी, लेकिन स्क्रीन पर चल रहा वीडियो सबके होश उड़ा रहा था। चांदनी को तो अपनी आंखों पर मानो भरोसा ही नहीं हुआ। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये वीडियो कैसे लीक हुआ। उसने अपने आसपास देखा, वहाँ सबकी निगाहें बस उसी पर टिकी थीं। सामने बैठी गायत्री जी और आरती जी उसे हैरानी और सवालिया नज़रों से देख रही थी, जिन्हें देख उसकी तो घबराहट से हालत खराब होने लगी। तभी चांदनी को कुछ एहसास हुआ और अपने सामने किसी को देख उसकी सांसें ही रुक गईं। चांदनी की नज़रें उस शख्स पर टिक गईं। चांदनी के ठीक सामने विवेक खड़ा था, जो इस वीडियो को देखकर एकदम शॉक्ड था। उसकी नज़रें बस स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। स्टेज पर खड़ा निखिल भागता हुआ तुरंत बैक स्टेज गया और गुस्से से बोला, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर। उसने फौरन वो वीडियो बंद करवाई। यह कोई नॉर्मल वीडियो नहीं था। यह चांदनी और रियान के बोल्ड फोटोशूट की क्लिप थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। लाइट फिर से ऑन हुई, लेकिन अब तक वहाँ का माहौल बदल चुका था। हॉल में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग बातें करने लगे, क्या ये चांदनी आहूजा है? विवेक ने गुस्से में चांदनी की ओर देखा। ये क्या है चांदनी, तुम और रियान, ये सब क्या चल रहा है? उसकी आवाज़ में एक कड़वाहट थी। उसके शब्द कांप रहे थे और उसमें गुस्सा भी साफ झलक रहा था। चांदनी घबरा गई। सुनिए, ये गलतफहमी है। ये वीडियो ये सच नहीं है। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विवेक की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। विवेक की आंखों में गुस्सा और दर्द और गहरा हो गया। सच? ये जो मैंने देखा वो क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज़ तेज और कठोर हो गई थी।
वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और उसकी भावनाओं का तूफान उसकी हिम्मत को हिला रहा था। चांदनी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे शब्द उसके होठों तक आ ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, लेकिन विवेक की चुपती नजरें उसे और ज्यादा कमजोर बना रही थी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, चांदनी ने विवेक के पास आकर कहा। लेकिन विवेक की आंखों में अब बस गुस्सा था। अचानक विवेक की सांसें तेज होने लगीं, उसका सिर भारी महसूस होने लगा। वो घबराहट में अपने सिर को पकड़े हुए बोला, तुम तुमने मुझे धोखा दिया। चांदनी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे दूर धकेल दिया। मत छुओ मुझे, उसने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में नफरत और निराशा थी। विवेक ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर को पकड़ा, जैसे उसे पैनिक अटैक हो रहा हो। उसके सामने की चीजें धुंधली होने लगती हैं। तभी अचानक एक झलक आती है। वो गाड़ी चला रहा है, शाम का समय है। गाड़ी के आगे की सड़क साफ नहीं दिख रही है। उसकी गाड़ी अचानक बेकाबू हो जाती है और जोरदार टक्कर लगती है। आ विवेक डर से कराने लगा। उसे अपने एक्सीडेंट के दिन की झलक दिखने लगी थी। विवेक यहाँ धीरे धीरे कांपने लगे। वो सीट पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे महसूस हुआ वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और वो लड़खड़ाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गया। नहीं, चांदनी चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। गायत्री जी और आरती जी भी विवेक की हालत देखकर घबरा गईं। विवेक, मेरे बच्चे, क्या हुआ? गायत्री जी ने घबराते हुए विवेक को आवाज दी और भागती हुई उसके पास आई। उनके साथ खड़ी आरती जी भी विवेक के पास आने लगी। चांदनी ने रोते हुए विवेक को उठाने की कोशिश की। प्लीज उठिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन विवेक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। निखिल तुरंत विवेक की तरफ दौड़ा, लेकिन रेयान, वो तो अपनी जगह फ्रीज हो चुका था, क्योंकि सामने खड़ी नैना की नजरें उस पर ही थीं। निखिल को अपने सामने देख चांदनी ने रोते हुए कहा, भाई देखिए इन्हें क्या हो गया, कुछ कीजिए। निखिल ने चिल्लाते हुए किसी को हेल्प के लिए आवाज दी। रेयान ने खुद को संभाला और वो भी भागता हुआ स्टेज से नीचे की तरफ आ गया था। उसने कंडीशन को संभालने की कोशिश की। विवेक को हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसने कहा, और तुरंत विवेक को संभालते हुए वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। चांदनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक की हालत उसे टूटने पर मजबूर कर रही थी। तभी सबकी भीड़ में उसकी नजर नैना पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। विवेक की हालत पर चांदनी बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले जिस वजह से उसका और विवेक का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, विवेक की मेमोरी चली गई। इस हालत में भी उसने बड़ी मुश्किल से अपने प्यार को संभाला, लेकिन आज वही वजह फिर से विवेक के लिए मुसीबत बन गई। चांदनी अपनी सोच में थी कि उसने सामने खड़ी नैना को देखा और उसका दिल धक सा रह गया, क्योंकि उसके चेहरे पर फिर वही सातिन मुस्कान थी। वो कुछ समझ पाती कि उसे विहान ने आवाज लगाई, भाभी, भाभी ये सब क्या हुआ? विहान ने घबराते हुए कहा, क्योंकि वो तो माई के साथ शायद हॉल के बाहर कहीं था। जब उसने बाहर एम्बुलेंस के साउंड सुने तो वो फौरन माई के साथ अंदर आया। विहान, वो तुम्हारे भाई हॉस्पिटल? चांदनी ने अटकते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। विहान ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन चांदनी की तो घबराहट से जान ही निकली जा रही थी। मुझे उनके पास जाना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, चांदनी ने रोते हुए कहा। उसकी बात पर विहान ने हाँ कहा और दोनों फौरन हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में विवेक को तेजी से स्टेशन पर लाया जा रहा है। निखिल और यान साथ दौड़ते हुए आते हैं। गायत्री जी और आरती जी भी घबराती हुई उनके पीछे जा रही हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। डॉक्टर और स्टाफ विवेक को तुरंत आईसीयू की तरफ ले जाते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी सीरियस है, जो सबकी घबराहट का कारण बन चुका है। हॉस्पिटल के बाहर वेटिंग एरिया में गायत्री जी का हाल बेहाल है। उनकी आंखों में बेबसी और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एक बार पहले भी विवेक को ऐसे देख उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, लेकिन आज तो उनके लिए मानो एक पल बिताना मुश्किल हो रहा है। नैना भी गायत्री जी के पास बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी सातिर मुस्कान छिपी हुई थी। आरती जी के मन में तो बस चांदनी का ख्याल चल रहा है और वो कहीं ना कहीं विवेक के पैनिक होने का कारण समझ चुकी हैं। रेहान तो बेचैनी से बस इधर उधर घूम रहा है। उसके मन में यही चल रहा है, अब विवेक उसे देख कैसे रिएक्ट करेगा। निखिल लगातार कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल आ रहा था कि आखिर वो वीडियो प्ले कैसे हुआ। तभी डॉक्टर बाहर आए और निखिल तुरंत उनके पास गया। घबराहट से पूछा, डॉक्टर, विवेक कैसा है? सब ठीक तो है ना?
डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। विवेक को स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक आया था। अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। हमें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए आईसीयू का दरवाजा बंद कर दिया। यह सुनते ही गायत्री जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपना आपा खोते हुए कहा, दीदी मेरे बेटे को क्या हो गया? मेरा बच्चा। उनका दर्द उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। आरती जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। भाभी शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। तभी चांदनी बयान के साथ तेजी से दौड़ती हुई पहुंची। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? वो ठीक तो है ना? चांदनी ने गायत्री जी से हड़बड़ाते हुए पूछा। लेकिन गायत्री जी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वे शौक में थी। उनके होंठ कपकपा रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, आरती जी ने तेज आवाज में चांदनी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है चांदनी। चांदनी का चेहरा एकदम से सन्न रह गया कि आरती जी ने यह क्या कह दिया। उसने दबी आवाज में हैरानी से कहा, बुआ जी, आप क्या कह रही हो? मैंने तो कुछ। इससे पहले कि चांदनी अपनी बात पूरी करती, रियान ने आगे बढ़कर बात संभालते हुए कहा, मम, इसमें चांदनी की कोई गलती नहीं है। आप उसे क्यों ब्लेम कर रही हो? आरती जी ने गुस्से से रियान की ओर देखा। रियान, तुम इसमें मत पड़ो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि पहले भी इसी फोटो शूट की वजह से विवेक का एक्सीडेंट हुआ था। आज फिर वही हुआ है। ये बात सुनकर तो चांदनी क्या, माँ बैठे सभी काफी हैरान थे कि आरती जी ये सब क्या कह रही हैं। गायत्री जी की आंखों में कई सवाल थे। उन्होंने धीरे से कहा, पहले भी विवेक का एक्सीडेंट चांदनी की वजह से हुआ था। उनके चेहरे पर हैरानी और दर्द था। आरती जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भाभी, चांदनी और रियान के बीच की नजदीकियां विवेक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके साथ इतना सब हो गया। उसकी याददाश्त चली गई और आज फिर उसकी जान पर बनाई। यह सुनकर तो गायत्री जी का दिल ही टूट गया। उनका चेहरा और भी उदास हो गया। उन्होंने चांदनी की ओर गुस्से भरी नजर से देखा, लेकिन वो कुछ कहने की हालत में नहीं थी। तभी नैना, जो चुपचाप सब देख रही थी, चुपके से आगे बढ़ी और बोली, इसका मतलब चांदनी की वजह से यह सब हुआ? चांदनी, तुमने यह सब क्यों किया? विवेक के साथ धोखा करके तुम्हें क्या मिला? उसने दुखी होकर कहा। लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो सबको और भड़काने का काम कर रही थी। माहौल में इतना तनाव देख निखिल ने सीरियस होकर कहा, बस करो नैना, हम सब जानते हैं कि इसमें चांदनी की कोई गलती नहीं है। इस वक्त हमें विवेक के लिए सोचना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। रियान ने भी निखिल की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ निखिल सही कह रहा है। अभी हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जो हुआ वो बस एक हादसा था और चांदनी की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन चांदनी की आंखों में डर और दर्द अब भी तैर रहा था। उसका सबसे बड़ा डर यही था कि जब विवेक होश में आएगा तो क्या वो उसे फिर से गलत समझेगा। इस बीच सतीश भी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसे देखते ही गायत्री जी झट से उसके गले लगकर दुखी होकर बोली, मेरा विवेक, देखो ना उसे क्या हो गया। मम, शांत हो जाओ, विवेक ठीक हो जाएगा, सतीश ने समझाया। लेकिन एक माँ का दिल ही जानता था कि उन्हें अपने बच्चे की कितनी फिक्र हो रही थी। निखिल ने सतीश को समझाया और गायत्री जी को घर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने वहीं रुकने की जिद की। ये देख किसी ने उन्हें जाने को फोर्स भी नहीं किया। चांदनी तो बस अपनी नम आंखों से आईसीयू के दरवाजे को घूर रही थी। अभी जो आरती जी और गायत्री जी ने कड़वी बातें कही, उनकी वजह से तो चांदनी पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। उसे तो बस इंतजार है कि जल्दी से विवेक को होश आ जाए। यही सोचकर फिर उसकी आंखों से एक आंसू छलक गया। निखिल और रियान दोनों चांदनी की हालत बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वो पहले भी देख चुके थे कि एक्सीडेंट के समय उस पर क्या बीती थी, और आज फिर वही सब हो गया जिसने चांदनी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। करीब 2 घंटे बाद विवेक नींद में बेचैनी से हिल रहा है। उसकी आंखों के सामने फिर से वही झलकियां आ रही हैं। सड़क पर तेजी से भागती कार, ट्रक की तेज रोशनी, एक्सीडेंट का मूवमेंट। वो अचानक से जागता है, जोर से सांसें लेता हुआ। कमरे की दीवारें और उसके पास खड़े डॉक्टर उसे एहसास दिलाते हैं कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तभी डॉक्टर की आवाज़ उसे सुनाई देती है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, ठीक हूँ। डॉक्टर ने फिर उसे बेहतर तरीके से एग्जामिन किया और बाहर आए। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत थी, जिसे देख बाहर बैठे सभी लोगों के चेहरे पर एक उम्मीद जाग गई। विवेक होश में आ चुका है, लेकिन उन्हें कुछ समय की जरूरत होगी। थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकते हैं। गायत्री जी, सतीश और निखिल राहत की सांस लेते हैं,
लेकिन चांदनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो तड़पते हुए डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मुझे एक बार देखना है, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ प्लीज। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ और कहें, आरती जी ने तेजी से कहा, चांदनी तुम विवेक के सामने नहीं जाओगी। इतना कुछ कम था क्या जो उसे और ज्यादा परेशान करना चाहती हो। चांदनी ने घबराकर कहा, बुआ जी मैं तो बस। उसकी बात पूरी नहीं हुई कि आरती जी ने गुस्से में कहा, बस करो चांदनी, तुमने पहले ही उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी की हैं, अब और नहीं। सतीश अच्छे से समझ रहा था कि आरती जी चांदनी के इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं, लेकिन उसने बात न बढ़ाते हुए चांदनी को समझाया, शांत रहो, सब ठीक होगा। चांदनी की आंखों से आंसू बहुत बह रहे थे। उसने अपना सिर झुकाते हुए बस हाँ में सिर हिलाया। उसकी चुप्पी में उसके दिल का दर्द छिपा हुआ था। कुछ देर बाद विवेक के चारों ओर परिवार के सभी मेंबर्स खड़े हैं। जहां गायत्री जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, वहीं आरती जी, सतीश, निखिल, चांदनी और नैना इस बात पर खुश हैं कि विवेक को होश आ चुका है और अब वो ठीक है। गायत्री जी ने विवेक के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो। मॉम मैं ठीक हूँ, विवेक ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा। तब जाकर गायत्री जी को कुछ राहत की सांस मिली। सबकी भीड़ में विवेक की नजरें चांदनी को ढूंढ रही हैं, लेकिन चांदनी तो खुद बाहर इस उम्मीद में बैठी है कि कब आरती जी उसे परमिशन दें कि वो विवेक से मिल सके। बाहर बैठा रियान चांदनी की हालत अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि वो खुद कम परेशान नहीं है कि विवेक उसे देख कैसे रिएक्ट करने वाला है। तभी नर्स वहां आई और उसने सबसे कहा कि पेशेंट को अब आराम करने दें, इसलिए सब बाहर आ गए। देर काफ़ी हो चुकी थी और अब विवेक भी ठीक है, इसलिए निखिल ने समझाया कि सबको घर जाना चाहिए। गायत्री जी पहले तो मानी नहीं, लेकिन सतीश के समझाने पर वो घर जाने के लिए तैयार हो गई। चांदनी घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे एक बार विवेक को देखना था। निखिल उसकी हालत बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो आरती जी के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। आरती जी ने जिद की और चांदनी को भी घर जाने को कहा, और चांदनी भी दुखी मन से घर वापस आ गई। हॉस्पिटल में अब सिर्फ निखिल और सतीश रुके हैं। दोनों विवेक के पास बैठे हैं, जो दवाई की वजह से सोया हुआ है। सतीश तब से निखिल को देख रहा है, जो किसी गहरी सोच में बैठा हुआ है। क्या हुआ निखिल, उसने पूछा। निखिल ने एक नज़र सतीश को देखा, लेकिन उसके दिमाग में तो एक ही सवाल गूंज रहा है, भाई मुझे समझ नहीं आया वो वीडियो अचानक चली कैसे। उसने धीरे से कहा। सतीश उसके दिल का हाल समझ गया, फिर उसने अंदाजा लगाया, हो सकता है किसी को इस बारे में पहले से पता था, ये काम उसी का है। भाई लेकिन ये सब करके किसे फायदा हो सकता है। निखिल ने कहा और सोच में पड़ गया। रात के वक्त आहूजा मिला। गायत्री जी और नैना दोनों आरती जी के कमरे में हैं। आज की बात पर सभी कुछ परेशान है कि नैना ने बात को बढ़ाते हुए गायत्री जी से कहा, मम अब शांत हो जाओ, विवेक ठीक है। नैना एक माँ पर क्या बीत रही है, तुम क्या समझोगी, आरती जी ने कहा। लेकिन गायत्री जी खामोश बैठी हैं। लेकिन चांदनी को सोचना चाहिए था, इन सब की वजह से विवेक पर क्या असर होगा। नैना की बात सुनकर आरती जी तुरंत बोली, अगर उसे विवेक की पड़ी होती तो वो ये सब करती ही क्यों। मैंने उसे पहले भी देखा है रियान से चोरी छुपे बात करते हुए। आरती जी ये सब बड़े मजे लेकर बता रही थी, लेकिन गायत्री जी, उन्हें तो सिर्फ रह रहकर अपने बेटे का ख्याल आ रहा था। उन्हें इस तरह खामोश देख आरती जी और नैना भी चुप हो गए, और अब इस बारे में कुछ ना बोलना ही उन्होंने बेहतर समझा। इधर चांदनी माधुरी के साथ उसके कमरे में है, और बयान भी वही है, और आरती जी से बहुत नाराज है। चांदनी माधुरी के गले लगकर रोते हुए बोली, भाभी देखो ना, फिर से वही हो गया। माधुरी उसे शांत कराते हुए बोली, देवर जी अब ठीक हैं, देखना जल्दी वो घर वापस आ जाएंगे। तभी बयान गुस्से से बोला, ये बुआ जी, आपको पता है हॉस्पिटल में उन्होंने चांदनी भाभी से कितनी रूडली बात की। बयान तुम उनका नेचर तो जानते ही हो, माधुरी ने उसे समझाया। वो चांदनी को शांत करने के लिए बस उसका सिर सहलाती रही। अगले दिन विवेक अब बिल्कुल ठीक है। पैनिक अटैक से वो पूरी तरह बाहर आ चुका है, लेकिन डॉक्टर्स के हिसाब से उसकी मेमोरी वापस नहीं आई है। फिर भी आज वो घर जा सकता है, जिस बात से घर में सब बहुत खुश हैं। सतीश उसके साथी है, और निखिल डॉक्टर के केबिन में बैठा उनसे कुछ बात कर रहा है। तभी डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा कि निखिल का दिमाग घूम गया। क्या, उसने हैरानी से कहा। डॉक्टर ने सीरियस होकर कहा, निखिल, विवेक की दवाइयों में कुछ गड़बड़ी थी। ब्लड टेस्ट से साफ पता हो चुका है कि जो दवाइयाँ उन्हें दी जा रही थी वो उनके लिए डेंजरस थी। अगर ये दवाइयाँ लगातार चलती रहती
तो उनका परमानेंट मेमोरी लॉस हो सकता था। निखिल तो एक पल सन्न रह गया। आखिर ये कौन कर सकता है? वो थोड़ा घबरा गया कि अगर डॉक्टर की बात सच हो जाती तो। उसने सवाल किया, लेकिन डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? विवेक की मेडिसिन तो हॉस्पिटल से ही जा रही है, तो उन्हें बदल कौन सकता है? डॉक्टर, जो खुद भी काफ़ी शौक थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लिसन निखिल, हमें रिपोर्ट से यही पता चला है, और अच्छी बात यह है कि समय रहते हमें पता चल गया, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस तरह पेशेंट की मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ होना हॉस्पिटल के लिए भी सही नहीं है। निखिल ने फिर सवाल किया। तभी डॉक्टर ने सीरियस होकर कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है। यह मामला बहुत सीरियस है और हम इसकी तह तक जाएंगे। मैंने विवेक की लास्ट हॉस्पिटल विजिट की सीसीटीवी फुटेज के लिए भी टीम से कंसल्ट किया है। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आप तक फॉरवर्ड कर दूंगा। निखिल ने हामी से हिलाया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर ने सहमति से हाँ कहा। फिर निखिल को समझाया कि विवेक को किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, बाकी उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। फिर कुछ देर में सभी विला के लिए निकल जाते हैं। आहूजा विला, घर के सभी लोग बेसब्री से विवेक के आने का वेट कर रहे हैं और उनका इंतजार खत्म हुआ। कुछ ही पलों में विवेक की कार विला के बाहर आकर रुकी और सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सतीश ने दरवाजा खोला और विवेक धीरे धीरे बाहर निकला। घर वापस आने की खुशी उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। गायत्री जी तुरंत उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा कैसे हो? विवेक ने मुस्कुराकर गायत्री जी की तरफ देखा और धीरे से कहा, मम मैं ठीक हूँ। नैना की तीखी नजरें चांदनी पर थीं, जो सबसे दूर किसी कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में विवेक को देखने की तड़प साफ झलक रही थी, लेकिन आरती जी ने उससे पहले ही कह दिया था कि वो विवेक से दूरी बनाए रखे। विवेक ने बिना किसी की तरफ देखे सीधा अंदर जाने का इशारा किया और कहा, मम मुझे थोड़ा आराम करना है। गायत्री जी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। चांदनी अभी भी वहीं कोने में खड़ी रही। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो चाहती थी कि विवेक के पास जाए, लेकिन आरती जी ने उसे फिर से रोक लिया। तुम उसे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती? देखा नहीं तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? अब उसे परेशान मत करो। चांदनी दर्द भरी निगाहों से विवेक को जाते हुए देखती रह गई। वो चाहती थी उससे बातें करे, लेकिन वो मजबूरी में कुछ भी नहीं कर सकी। कुछ देर बाद विकास जी और सतीश रेडी होकर ऑफिस जा चुके हैं और निखिल भी वापस चला गया, क्योंकि अब उसे काफ़ी चीज़ें क्लियर करनी है। हालांकि उसने विवेक से किसी तरह की कोई बात नहीं की है, क्योंकि पहले वो खुद पता लगाना चाहता है, फिर इस बारे में विवेक से बात करेगा। चांदनी माधुरी के साथ उसके कमरे में है और अब तक विवेक से नहीं मिली है, क्योंकि आरती जी ने उसे सख्त मना किया है कि वो उससे दूर रहे। यह बात माधुरी और बयान को बहुत खटक रही है, लेकिन गायत्री जी भी उन्हें नहीं रोक रही हैं। यह बात और ज़्यादा चौंकाने वाली है। दिन के वक्त विवेक खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। तभी नैना धीरे से कमरे में आई। किसी की आहट पर उसने उस तरफ देखा और नैना को सामने देख अपनी नजरें फेर लीं। यह देख नैना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, विवेक तुम ठीक हो ना? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विवेक ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज में हल्की थकावट और गुस्सा दोनों थे। नैना ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, विवेक मुझे तुमसे बात करनी है, चांदनी और रियान के बारे में। चांदनी और रियान? यह सुनते ही विवेक ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। नैना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं समझ सकती हूँ, पर जो कुछ हुआ वो तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं भी तो हर्ट हुई हूँ। रियान ने मुझे भी धोखा दिया। नैना की आवाज में एक झूठा दर्द छुपा था। विवेक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। नैना, मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं चांदनी को इस तरह गलत नहीं मान सकता। उसकी आवाज में गुस्सा और उलझन साफ झलक रहे थे। नैना की आंखों में फिर चांदनी के लिए जलन साफ दिखने लगी, क्योंकि विवेक उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। नैना ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, विवेक मैं तो हर्ट हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सच जानो। सच यही है कि हम दोनों के पार्टनर ने हमें धोखा दिया है। क्या बकवास कर रही हो नैना? विवेक की आवाज में अब गुस्सा झलक रहा था। नैना ने विवेक की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन सोचो, जो तुम देख रहे हो वो ही सच हो, ये जरूरी नहीं। हो सकता है चांदनी ने तुम्हारे साथ खेल खेला हो। उसके शब्दों में चालाकी साफ झलक रही थी।
विवेक के चेहरे पर गुस्से और उलझन का मिला जुला भाव था। नैना की बातें धीरे धीरे उसकी याददाश्त की कमजोरी का फायदा उठा रही थी। नैना ने फिर विवेक को चांदनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तुम्हें पता है, जब तुम हॉस्पिटल में थे, चांदनी ने एक बार भी तुम्हारे हाल के बारे में नहीं पूछा। अभी ही देख लो, वो तुमसे मिलने तक नहीं आई। पता भी है वो किसके साथ है? हो सकता है अभी भी वो और रियान एक साथ। विवेक ने गुस्से से कहा, नैना जाओ यहाँ से। नैना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही थी। नैना धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए फिर बोली, जो मैंने कहा उस पर सोचना जरूर। विवेक विवेक ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखता हुआ कुछ सोचता रहा। उसके मन में क्या चल रहा है वो ही जानता है। उसके चेहरे पर उलझन थी। दूसरी तरफ निखिल अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उसकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर झुकी हुई हैं। विवेक और चांदनी के साथ जो कुछ हुआ वो उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो उसकी सोच से बाहर नहीं जा रहा था और उसे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ थी। ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता। अचानक शो के दौरान वीडियो चलना, विवेक की मेडिसिन चेंज होना, यह सब किसी की सोची समझी प्लानिंग लग रही है। उसने इवेंट की वीडियो फुटेज मंगवाई थी और अब वो हर क्लिप को ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक फुटेज पर आकर ठहर गई। स्क्रीन पर दिख रहा था कि एक आदमी बैक स्टेज पर चुपके से पहुंचा और प्रोजेक्टर की फाइलों में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। यह सब देखकर निखिल के दिमाग में एक झटका सा लगा। यह तो शो का ही कोई वर्कर है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन अब सवाल यह था कि उसने यह सब क्यों किया। वो वीडियो को और गौर से देखने लगा और फिर उसे दिखा कि उसी आदमी ने कुछ देर पहले किसी को कॉल किया था। हालांकि वो ये तो पता नहीं कर पाया कि उसने बात किससे की, लेकिन ये जरूर समझ गया था कि उसे किसी ने फ़ोन पर ऐसा करने को कहा होगा। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और लक्ष्य अंदर आया, जो खुद भी शो से पहले कुछ दिन की फुटेज देख रहा था। और उसे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर निखिल का दिमाग घूम गया। वाट? निखिल ने हैरानी से कहा। हाँ सर, मुझे डाउट है ये इसी का काम है, लक्ष्य ने कहा और अपना लैपटॉप निखिल के सामने किया। निखिल ने वीडियो को जूम किया और एक झटके में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो नैना है, उसने हैरान होकर कहा। नैना बैक स्टेज पर खड़ी थी और वो किसी से प्रोजेक्टर के सेटअप के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर रही थी। ये क्लिप उस समय की थी जब वो रियान से मिलने यहाँ रिहर्सल में आती थी। इसका मतलब साफ था कि नैना यहाँ रियान से मिलने नहीं, अपने प्लान के मुताबिक आती थी। यह सब उसकी सोची समझी साजिश थी। निखिल ने हाथों की मुट्ठी बना ली और गुस्से से कहा, ये नैना, वो वीडियो नैना ने ही चलाई थी। उसने चांदनी को फंसाने के लिए जानबूझकर ये सब किया। निखिल गुस्से और सदमे के बीच झूल रहा था। उसे यकीन हो गया था कि नैना का क्या इरादा था। वो सबके सामने चांदनी को गलत साबित करना चाहती थी। विवेक और चांदनी के बीच फिर से गलतफहमी लाना चाहती थी और कुछ हद तक अपने बनाए साथी प्लान में कामयाब भी हो गई। लेकिन अब निखिल नैना को कोई और खेल खेलने नहीं देगा। उसने बिना देर किए अपना लैपटॉप उठाया और कहीं चला गया। आहूजा बिला। जहाँ नैना विवेक को चांदनी के खिलाफ भड़का रही है, वहीं आरती जी रियान के साथ उसके कमरे में है, जो बहुत नाराज है। पहले आरती जी का चांदनी को यूं हर्ट करना और अब जिस तरह वो चांदनी को बार बार विवेक से मिलने से मना कर रही हैं, वो उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। वो और ज्यादा चुप नहीं रह सकता था। उसने अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मम, चांदनी की कोई गलती नहीं है, आप भी ये जानती हो, फिर उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? आरती जी नाराज होकर बोली, तुम उस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? देखा नहीं उसकी वजह से क्या हुआ? रियान ने अब तक अपने गुस्से को रोका हुआ था, पर अब और नहीं। उसने गुस्से से कहा, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपको सिर्फ एक्सीडेंट का राज बताया था और आपने उसे कुछ और बनाकर सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। उसकी बातों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। आरती जी ने नाराज होकर कहा, वो वीडियो सबके सामने है। तुम्हारी और चांदनी की क्लोजनेस हर कोई देख सकता है। ये सब सुनकर तो रियान के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, आपको लगता है कि मैं और चांदनी, कुछ चल रहा है हमारे बीच? क्या आप सीरियस हैं? आरती जी रियान की आवाज़ में थोड़ी शांत हो गई और उसने फिर कड़े शब्दों में कहा, वो मेरा प्रोफेशन है, इस तरह के सूट होना नॉर्मल है। अगर चांदनी की जगह कोई और मॉडल होती तब भी आप यही कहती क्या? रियान की बात सुनकर आरती जी बिल्कुल खामोश हो गई, क्योंकि उसकी बात सही थी। तभी नैना वहां आई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह झूठा नकाब था। उसने दुखी होकर कहा, विवेक बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब उसका पार्टनर ऐसे किसी दूसरे से
इतना क्लोज होगा तो बुरा लगेगा ही। इसका मतलब अब तुम भी सवाल करोगी? रियान ने नैना को घूरते हुए कहा। रियान की बात से नैना का मुंह उतर गया। नहीं रियान, मैं तुम पर सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस। नैना इतना ही बोल पाई कि रियान ने उसकी बात काटते हुए कहा। नैना, चांदनी के बारे में विवेक फैसला करे तो बेहतर होगा। हमें उनके बीच नहीं बोलना चाहिए। रियान ने आरती जी को देखकर फिर कहा। चांदनी को गलत ठहराना बंद करो मॉम। वो एक अच्छी लड़की है और मैं नहीं चाहता आपकी इन सब हरकतों की वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम हो। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। रियान को गुस्से में देखकर नैना भी उसके पीछे गई, क्योंकि वो उससे नाराज नहीं करना चाहती थी। वो धीरे से बोली, रियान प्लीज रुक जाओ। उसकी आवाज में नरमी थी। रियान ने चलते चलते एक पल के लिए रुककर उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। क्या है नैना? उसने थकान भरी आवाज में कहा। नैना ने उसके करीब आकर शांत लहजे में कहा, देखो मैं समझती हूँ कि तुम गुस्से में हो और मैं जानती हूँ कि चांदनी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। रियान ने उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन नैना ने अपनी बात जारी रखी। मगर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे और चांदनी के बीच की बात नहीं है। इसमें और भी लोग शामिल हैं और वो अलग अलग बातें सोचते हैं। रियान ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में अभी शक्ति थी। तो तुम क्या चाहती हो नैना? मैं भी चांदनी के खिलाफ हो जाऊं? नैना ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जानते हो, मैं तो खुद चांदनी को खुश देखना चाहती हूँ। बस। रियान ने उसकी बातों पर गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में चांदनी की फिक्र होती तो तुम उसे विवेक से दूर करने की कोशिश नहीं करती। नैना ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में हल्का सा अफसोस झलकने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये सब उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ। रियान, मैं भी चाहती हूँ कि चीजें सही हों। रियान ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए उसके शब्दों को समझने की कोशिश की। हालांकि उसका गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, लेकिन नैना की नरमी ने उसे थोड़ा शांत किया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन चांदनी को गलत मत ठहराओ, क्योंकि मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूँगा। नैना ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। उसकी बात पर रियान ने कुछ नहीं कहा और दोनों वही हॉल में बैठ गए। तभी नैना को एक कॉल आया और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने हिचकते हुए रियान से कहा, मैं अभी आती हूँ, और वो बाहर की साइड चली गई। रियान को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहीं बैठा रहा। नैना ने फ़ोन उठाया और गुस्से से कहा, रॉकी, मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। मैं रियान के साथ हूँ। दूसरी तरफ से रॉकी ने और ज़्यादा गुस्से से कहा, तुम किसी के भी साथ हो, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। मैं नहीं आ सकती। नैना ने समझाया, लेकिन रॉकी नहीं माना। उसने वार्निंग टोन में कहा, आज अगर तुम नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर नैना ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। नैना वापस आई तो रियान ने पूछा, किसका कॉल था? रियान की नज़रें मानो उसे घूर रही थीं, तो उसने नर्वस होकर कहा, अब तुम यह सवाल क्यों कर रहे हो? रियान ने बिना किसी भाव के कहा, क्यों, तुम मेरी फियांसे हो, इतना तो राइट है तुम पर। यह सुनकर नैना ने कुछ पल उसे देखा, जिसकी आंखों में कई सवाल थे। उसने तुरंत अपना फ़ोन रियान के हाथ में थमाते हुए कहा, फाइन, ये लो मेरा फ़ोन। रियान ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर नैना को, और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, आई ट्रस्ट यू। इस बात पर नैना भी स्माइल करने लगी, लेकिन नैना कुछ छुपा रही थी। ये बात रियान समझ गया था। विवेक के कमरे में विवेक कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि निखिल वहां आया। वो कुछ परेशान था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जो विवेक समझ चुका था। उसने सीरियस होकर कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, निखिल ने फौरन कहा। उसकी बात सुनकर विवेक समझ गया कि वो जरूर कोई ऐसी बात कहेगा जो बहुत ज़रूरी होगी। निखिल ने तुरंत कहा, मुझे पता चल गया है वो वीडियो किसने चलाई थी। उसकी आवाज़ में एक तरह का तनाव था। उसने लैपटॉप खोला और एक फुटेज दिखाते हुए कहा, यह देख। विवेक ने ध्यान से देखा और हैरानी से कहा, नैना, तो ये सब उसका काम है? क्योंकि आज नैना के आने से उसे ये अंदाजा हो गया था कि उसके मन में कुछ है। हाँ विवेक, उसने जानबूझकर ये सब किया है। ये सब एक सोची समझी साजिश है, निखिल ने कहा। तो विवेक के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। वो सब समझ गया क्यों नैना उसे चांदनी के खिलाफ भड़का रही थी। मेरी बात ध्यान से सुन, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, और निखिल के चेहरे पर चमक आ गई। वो हैरानी से बोला, इसका मतलब? हाँ ये बात सच है, लेकिन इस बारे में अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
चांदनी को भी नहीं। विवेक ने उसे बात छुपाने को कहा, लेकिन विवेक, चांदनी तेरे लिए बहुत परेशान हो रही है। तुझे नहीं पता, लेकिन बुआ जी ने उसे क्या कुछ नहीं कहा। और तो और मम भी उसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। निखिल ने समझाया। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस नैना का सच सामने लाना जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हाँ में सिर हिलाया। डिनर के वक्त सभी खाने के लिए आए। पूरे दिन के बाद आखिरकार चांदनी विवेक के सामने आई, क्योंकि आरती जी को पता था कि विकास जी चांदनी के बारे में जरूर पूछेंगे। इसलिए उन्होंने इस बार चांदनी को यहाँ आने से मना नहीं किया। चांदनी कुछ परेशान और थकी हुई सी थी। वो देख विकास जी ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो? उनकी बात पर चांदनी ने बस हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी शक्ल बता रही थी कि वो ठीक नहीं है। उतने में माधुरी बोली, डैड, चांदनी देवर जी की हेल्थ की वजह से थोड़ी परेशान है। उसकी बात पर विकास जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा विवेक अब ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखो। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। फिर कुछ देर में गायत्री जी भी कमरे में चली गईं। माधुरी विवेक को देखते हुए बोली, देवर जी, आप चांदनी से नहीं पूछेंगे वो कैसी है? उसने ऐसा कहा क्योंकि वो जानती थी चांदनी विवेक से बात करने के लिए कितनी बेचैन है। विवेक ने जब माधुरी को खुद को देखते पाया तो कहा, भाभी, इतनी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हो? अगर इसकी तबीयत खराब है तो मैं उसमें भला क्या ही करूँगा। विवेक की बात पर सबके होश उड़ गए। माधुरी तुरंत बोली, देवर जी, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या आपको चांदनी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आई नो भाभी, आप चांदनी को बहुत अच्छा मानते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर कोई आपके जैसा सोचेगा। विवेक ने बिना किसी भाव के कहा और वापस अपना खाना खाने लगा। चांदनी तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसका दिल एकदम धक से रह गया कि विवेक ने इस तरह से बात कैसे कह दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत उठकर वहां से जाने लगी कि नैना ने कहा, विवेक, तुम्हें चांदनी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बेचारी तुम्हारे लिए सच में बहुत परेशान थी। नैना, लगता है तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है। विवेक की बात पर नैना कुछ कहती कि उससे पहले चांदनी धीरे से बोली, किसी और को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वो नम आंखों से वहां से चली गई। विवेक की बातें भले ही घर के कुछ लोगों को बुरी लग रही थी, लेकिन आरती जी और नैना, उनके होंठों की मुस्कान बढ़ गई थी। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब विवेक भी चांदनी को गलत समझ रहा है। चांदनी को जाते देख नैना धीरे से आरती जी से बोली, अब इसे समझ आ गया होगा कि विवेक को पाने का उसका सपना टूट चुका है। खाने के बाद चांदनी गेस्ट रूम में है और रोते रोते खुद से बातें कर रही थी। विवेक का इस तरह इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो बहुत दुखी थी। क्या इन्हें भी मैं गलत लग रही हूँ? तभी निखिल वहां आया और चांदनी की बगल में बैठ गया। उसने चांदनी के आंसू पोंछते हुए कहा, इतना परेशान क्यों हो? अभी बस नाराज है, थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगा। चांदनी ने रोते हुए धीरे से कहा, क्या करूं भाई, देखा नहीं उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। निखिल ने समझाया, क्योंकि वो समझ रहा है ये सब विवेक का ही प्लान है, ताकि नैना यह समझे वो भी चांदनी को गलत समझ रहा है। चांदनी दुखी मन से बोली, मैं जानती हूँ भाई, लेकिन ये परिवार, ये रिश्ते मुझे बड़ी मुश्किल से मिले हैं, जिन्हें मैं किसी कीमत पर खो नहीं सकती। निखिल ने चांदनी के सर पर हाथ रखा और जाने ही वाला था कि वो बोली, भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, निखिल ने कहा। भाई, मुझे लगता है कि यह सब नैना ने किया है। चांदनी की बात पर निखिल हैरानी से बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो भाई, उसने मुझे पहले भी इस बारे में कहा था कि मैं इनसे दूर चली जाऊं, और 100 वाले दिन मुझे उस पर शक हो रहा था वो कुछ गलत ना करे, और देखिए क्या हुआ। वो कुछ और कहती कि बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने चुपके से देखा तो ये और कोई नहीं, नैना थी, जो चोरी छुपे विला से कहीं बाहर जा रही थी। ये नैना इस वक्त कहाँ जा रही है? चांदनी ने कहा तो निखिल उसे समझाते हुए बोला, सुनो, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो नैना के पीछे चला गया। नैना कार में बैठकर कहीं जा रही है और निखिल भी उसको फॉलो कर रहा है। नैना किसी क्लब में जाकर रुकी और निखिल भी छुपते हुए वहीं चला गया। निखिल को नैना का यहाँ आना कुछ अजीब लगा। उसके कदम धीमे हो गए। नैना इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? उसने खुद से कहा। नैना ने किसी को कॉल किया और फिर दूसरी तरफ चली गई। अगले ही पल अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक कोने में खींचकर बॉल से लगा लिया। अचानक जो हुआ, नैना एकदम से घबरा गई और अपने सामने रॉकी को देख वो गुस्से से बोली, रॉकी, ये सब क्या है? तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया? बेबी, तुम्हें मिस कर रहा था, रॉकी ने नैना के गले में हाथ फेरते हुए कहा। रॉकी, स्टॉप इट, नैना ने गुस्से से
उसका हाथ झटकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? रियान से सगाई हो गई तो क्या तुम्हें अब मेरा छूना भी पसंद नहीं आ रहा है? रॉकी ने उसे घूरते हुए कहा। रॉकी शट अप, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये सब खत्म करना होगा। मैं अब रियान से इंगेज हूँ, नैना ने गुस्से से कहा। रॉकी ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसके करीब आकर बोला, तुम्हें लगता है कि यह सब इतना आसान है? और तुम्हें कब से इन सब से फर्क पड़ने लगा? जब विवेक से इंगेज थी तब भी तो हम। नैना उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन अब ये सब नहीं हो सकता। यह सुनकर रॉकी उसके और करीब आकर बोला, अगर ऐसा है तो मैं सबको बता दूंगा जो तुमने विवेक के साथ किया है। उसकी बात सुनकर नैना का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने पल भर के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट गई। वो जानती थी कि अगर ये बात बाहर आई तो उसका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। नैना ने सख्त आवाज में कहा, तुम मुझे धमका नहीं सकते। नैना, रॉकी ने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना। नैना की आंखों में डर था, लेकिन उसने फिर भी रॉकी की बातों पर ध्यान दिए बिना कहा, मैं इन सब धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? इतना बोलकर वो वहां से जाने लगी। रॉकी ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? मैं सबको बता दूंगा कि तुमने ही विवेक की मेडिसिन चेंज की थी। यही नहीं बल्कि वो सब बताऊंगा जो हम दोनों के बीच हुआ है। तब देखेंगे कि रियान और तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं। नैना ने एक गहरी सांस भरी और गुस्से से रॉकी को देखते हुए कहा, व्हाट यू वांट? उसकी बात पर रॉकी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नैना के होठों को छूते हुए कहा, बेबी, आई वांट यू। इतना बोलकर रॉकी उसे अपने साथ कहीं लेकर चला गया। कुछ दूरी पर खड़ा निखिल नैना और रॉकी को साथ देख रहा था। उसने उन दोनों की बातचीत तो नहीं सुनी, लेकिन वो समझ चुका था नैना के खेल में रॉकी उसका बराबर का हिस्सेदार है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।